श्री भूपेंद्र यादव। सम्मान्य उपसभापति महोदय, आज माननीय विधि मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि देश के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था में सुधार हेतु वे संवैधानिक संशोधन को लेकर के आ रहे हैं। हमने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों को लोगों के मौलिक रक्षा के अधिकार का दायित्व दिया है, लेकिन जहां इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों ने तय करी है, वहां इस बात पर भी विषय पिछले 24 सालों से चल रहा है कि जिन लोगों को वहां पे नियुक्त किया जा रहा है, उनकी नियुक्ति की कसौटी क्या है, उनके नियुक्ति के मानक क्या हैं। और इसलिए कई बार ये कहा जाता है कि नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, उसमें संविधान के हमारे निर्माताओं की मंशा क्या थी। हमारे संविधान के निर्माताओं की मंशा न्यायपालिका से परामर्श की थी, लेकिन ये परामर्श से सहमति की जो व्याख्या न्यायपालिका द्वारा की गई है, वह इस सारी संविधान संशोधन का मूल आधार है। और ये मानना है, बहुत न्यायविदों का भी मानना है और न्यायिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का भी मानना है, और इस देश के लिए भी आवश्यक है कि परामर्श की प्रक्रिया के दो भाग अवश्य होने चाहिए। परामर्श जहाँ न्यायपालिका से होना चाहिए, वहाँ परामर्श सरकार से भी होना चाहिए। न्यायपालिका का एक क्षेत्र जो बार एसोसिएशन है, उनसे भी परामर्श होना चाहिए। विपक्षी पार्टियों की भी परामर्श में भूमिका होनी चाहिए, और देश के जो एकेडमिक लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उनकी भी परामर्श में व्यापक प्रक्रिया होनी चाहिए। और उसके साथ ही साथ यह जो नियुक्ति का जो प्रक्रिया है, इसमें पब्लिक सीक्रेसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके लिए बेहतरीन व्यवस्था, बेहतरीन डाटा, बेटर क्राइटेरिया और बेटर ऑफिस सेटअप की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसलिए लोगों का विश्वास इस व्यवस्था में तभी कायम हो सकता है, और वह विश्वास तभी बना रह सकता है जब हम उस सारी प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा करने का प्रयत्न करें। हम अच्छे लोगों को न्यायपालिका में लाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए अच्छी व्यवस्था का निर्माण करें। और इसलिए जो संवैधानिक संशोधन माननीय विधि मंत्री जी लेकर के आए हैं, मुझे लगता है कि संवैधानिक संशोधन और इसके साथ जो बिल आने वाला है, जिस न्यायिक आयोग की बात वो कर रहे हैं, उसको देखने के बाद ध्यान में आता है कि यह जो व्यवस्था बनेगी, इसमें न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी होगी, मजबूत होगी। एक उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इसमें करने का प्रयत्न किया गया है, एक उत्तरदायी न्यायिक व्यवस्था बनाने का प्रयत्न किया गया है। विभिन्न सामाजिक वर्गों को नियुक्ति की प्रक्रिया में स्थान देकर उनके साथ समन्वय बनाने का प्रयत्न किया गया है। और इसके साथ ही साथ देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए जिस आधारभूत ढांचे को आर्टिकल 368 में हमने कहा है, उसको मजबूत करने के लिए, और देश का जो संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे का भी समायोजन इस बिल के माध्यम से किया गया है। कई बार न्यायपालिका में नियुक्तियों के समय में ये विषय उठता है कि इसमें फर्स्ट जनरेशन लॉयर कितने हैं। यह भी विषय उठता है कि जिस अनुपात में महिलाएं लॉ की शिक्षा प्राप्त करके आ रही हैं, उस अनुपात में उनकी जजों के रूप में नियुक्तियां कितनी हो रही हैं। और इसलिए जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, दुनिया के किसी देश में ऐसा प्रावधान नहीं है जहां न्यायाधीश स्वयं अपनी नियुक्ति करें और अपनी नियुक्ति के लिए अपनी प्रक्रिया भी खुद ही तय करें, और उसके लिए अपने कानून का भी खुद ही निर्माण करें। हमें उस प्रक्रिया से बाहर आकर के अपने संविधान निर्माताओं की मंशा के अनुरूप न्यायपालिका के परामर्श को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन समाज के बाकी वर्गों की भी इसमें सहभागिता होनी चाहिए। और इसलिए कॉलेजियम के स्थान पे जो न्यायिक आयोग की हमने कल्पना करी है, ये कॉलेजियम के आधार पे जो न्यायिक आयोग हम बना रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ये न्यायिक आयोग
कार्यपालिका और न्यायपालिका की समान सक्रिय भागीदारी को निर्धारित करेगा और समान सक्रिय भागीदारिता को निर्धारित करके कार्यपालिका और न्यायपालिका का दोनों का परस्पर सहयोगात्मक और सहभागिता के आधार पर निष्पक्ष नियुक्ति हो, उसके लिए इस न्यायिक आयोग के गठन की बात की गई है। और इसलिए इसका उद्देश्य मुख्य रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखना है। अभी सतीश मिश्रा जी कह रहे थे, वो खुद आंकड़े दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जितनी न्यायिक नियुक्तियों की संख्या है उसके 50% से ज़्यादा कभी नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस समय देश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 800 से ज़्यादा पद हैं, लेकिन कभी भी 60% और 70% से ज़्यादा पद नहीं भरे जाते। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। इस लंबी प्रक्रिया को हासिल करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए एक हमें परमानेंट इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है। जब न्यायाधीश पूरे समय अपना निर्णय देते हैं तो निर्णय देने के साथ साथ उनके समकक्ष अगर हम एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन इसके लिए स्थापित करेंगे न्यायिक आयोग के रूप में, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। कई बार जब इस के साथ के बिल को अगर हम अध्ययन करेंगे तो जो न्यायिक आयोग की कल्पना हम लोगों ने करी है, और इस न्यायिक आयोग में जब 5 सदस्यों की बात की गई है तो 3 सदस्य तो खुद जुडिशरी के चीफ जस्टिस और 2 उनके सदस्य रहने वाले हैं, विधि मंत्री इसके सदस्य रहने वाले हैं, और बाकी के जो 2 सदस्य नियुक्त होने वाले हैं वो 2 सदस्य प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और उसमें भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के आधार पर करने वाले हैं। लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता क्यों है, और ऐसा करने से देश में जो न्यायिक नियुक्ति है उसमें किस विषय से मजबूती मिलेगी? अभी भी न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय हिंदुस्तान में जिस लोकतंत्र की कल्पना हमने करी है, जिसमें सभी सामाजिक वर्गों की, पिछड़े वर्गों की, दलितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की समान भागीदारी की बात हम करते हैं, तो कम से कम नियुक्ति प्रक्रिया को अपनाते समय उनके दृष्टिकोण को, उनकी व्यवहारिकताओं को अगर हम नियुक्ति प्रक्रिया में स्थान देंगे तो वह चयन के लिए है, वो किसी मानदंडों के निर्धारण के लिए नहीं है। लेकिन उस चयन को हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से, मैंने प्रारंभ में भी कहा है, व्यापक विचार विमर्श के आधार पर करना चाहिए। और इसलिए जो न्यायिक आयोग की बात हम लोगों ने करी है, उस न्यायिक आयोग में एक विषय जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने वाले लोग भी जानते हैं कि उसके जो सेक्शन 2 और 3 है, उसमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को तो नामों की संस्तुति करने का अधिकार है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात की भी व्यवस्था करी है कि कमीशन के पास अगर ऐसे कोई नाम आते हैं, अगर ऐसी कोई प्रक्रिया तय की जाती है कि कोई व्यक्ति न्यायाधीश बनने के लिए एक पर्याप्त योग्यता रखता है, तो उसमें कमीशन को भी इस बात का यह अधिकार दिया गया है कि वो उसकी संस्तुति करे। सामान्यतः यह माना जाता है कि न्यायपालिका में कोई एक पृष्ठभूमि नहीं, जो भी न्यायाधीश बनने की जो योग्यता रखता है, न्यायाधीश बनने की योग्यता मतलब वो व्यक्ति कानून का जानकार है, वह व्यक्ति अपने आचरण पे सत्यनिष्ठा से पालन करता है, वो व्यक्ति विश्वसनीय है। लेकिन अगर वो न्यायाधीशों के निगाह में नहीं भी आता है तो कमीशन के माध्यम से प्रक्रियागत रूप से उसका नाम संस्तुति के लिए दिया जा सकता है। और उसके बाद भी अधिकार कार्यपालिका के साथ साथ इसमें जो आगे उन्होंने प्रक्रिया को तय किया है कि जो नाम कमीशन के पास भी आएगा वह भी चीफ जस्टिस को उसके संस्तुति के लिए दिया जाएगा। और उसमें जो एक अच्छी प्रक्रिया है कि चीफ जस्टिस अपने सहयोगी सीनियर साथियों के साथ, और इसमें लिखा गया है जो कमीशन के उसमें जो न्यायालय का जो उन्होंने बनाया न्यायिक कमीशन, उसमें स्टैंडिंग कमेटी ने भी कहा है कि उसके साथ साथ वह जो नियुक्ति है बार के वरिष्ठ वकीलों की भी सलाह ली जाएगी। न्यायिक कमीशन में उन्होंने सेक्शन 4 में प्रोविजन किया है। और इसलिए किसी भी नियुक्ति के समय अगर पारदर्शिता आपको लानी है, अगर व्यापक विचार विमर्श करना है, तो सभी संबंधित पक्षों की राय को जानने का आपको अधिकार होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि हमारे देश में हमने संघीय ढांचे की कल्पना करी है, और संघीय ढांचे की हमने इसलिए कल्पना करी है कि भारत में सभी
विभिन्न विचारों और वर्गों को, सभी आकांक्षाओं को, सभी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को स्थान मिले। और इसलिए अगर न्यायिक कमीशन जब इस निर्णय को बैठकर करेगा तो न्यायिक कमीशन के सामने संबंधित गवर्नर और मुख्यमंत्री की राय को भी कम से कम लिखित रूप में लिया जाएगा। आखिर नियुक्ति की प्रक्रिया में एक विचार विमर्श हो, उसकी कसौटी और मानक तय हो, उसमें किसी प्रकार से सीक्रेसी नहीं हो, क्योंकि इसको करने के बाद ही हम ऐसे व्यक्तियों का चयन कर सकेंगे जो स्वतंत्र न्यायपालिका के आधार पर कार्य कर सके। और हम जानते हैं कि ये न्यायपालिका और न्यायाधीश का जो पद है, इसमें कानूनी जानकारी के साथ साथ, विश्वसनीयता के साथ साथ करुणा का पक्ष भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम जानते हैं जब भूमि अधिग्रहण के किसानों के केस सर्वोच्च न्यायालय तक जाते जाते 30 वर्षों तक भी नहीं सुलझते हैं, और मैं ऐसे बहुत सारे केसों को मैंने देखा है जिसमें जब 30 वर्ष बाद कंपनसेशन मिला है लोगों को, तो लोग बाद में रिहेबिलिटेट भी नहीं हो पाए। ये त्वरित गति से न्याय किस प्रकार से हो, इसमें अच्छे लोग किस प्रकार से आए, इसमें संस्था में विश्वास करने के लिए जिस नियुक्ति प्रक्रिया को हम चाहते हैं, उस नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता के मानक कैसे हो, उसके लिए ये सारा विधेयक लाने का ये जो प्रयत्न है, और इसके द्वारा जो संवैधानिक संशोधन करके हमारे संविधान निर्माताओं की जो आकांक्षा थी उसके अनुरूप परामर्श की प्रक्रिया को ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया गया है। परामर्श की प्रक्रिया में समन्वय को स्थान दिया गया है। परामर्श की प्रक्रिया में समाज के जो उच्च आदर्श है उनको कसौटी पर कसने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया को, जो सबके प्रति जवाबदेह हो, जो सबके प्रति उत्तरदायी हो, उस प्रक्रिया को बनाने का प्रयास किया गया है। इसलिए माननीय उपसभापति महोदय, मेरा ये मानना है कि आज आज़ादी के 65 वर्षों के बाद इस देश की जो न्यायपालिका है, जिसके ऊपर करोड़ों लोगों का विश्वास है, जो लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति के मानक, जिसको अपने पार्लियामेंट की जो कमेटी है, उस कमेटी ने भी पूरी तरीके से उसको संस्तुति किया है, जिसको सभी लोगों ने माना है। और मेरा ये मानना है कि ये जो न्यायिक आयोग है और ये जो संविधान संशोधन है, ये देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका बनाने के लिए, न्यायिक नियुक्ति में पारदर्शिता के मानक लाने के लिए, और संविधान निर्माताओं ने जिस व्यापक विचार विमर्श की प्रक्रिया को कही है, उस परामर्श की प्रक्रिया में न्यायपालिका के साथ साथ सामाजिक वर्गों को स्थान देने के लिए जो प्रयास किया गया है, मुझे लगता है आने वाले समय में ये देश के संविधान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।